समांतर माध्य के अंतर्गत जब हम सबसे पहले गणना करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि आखिर हम समांतर माध्य की गणना क्यों करते हैं। हमारे पास ये पॉइंट्स आते हैं कि आखिर समांतर माध्य कहां पर इंप्लीमेंट हो सकता है या लग सकता है। तो समांतर माध्य की सर्च करने की इस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास कुछ डेटा का बिखराव है, कुछ डेटा का बिखराव है, तात्पर्य ये डेटा बिखरे हुए हैं। इन बिखरे हुए डेटा कुछ बहुत कंसंट्रेटेड हैं और कुछ बहुत दूर दूर पर बिखरे हुए। इन सारे डेटा के बिखरे हुए पार्ट का कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इनकी औसत दूरी सबसे अधिकतम बिंदु की या सबसे न्यूनतम बिंदु की एवरेज जो होगा, औसत जो होगा, वो इक्वल होगा। अर्थात मुझे वो एक ऐसा सेंटर पॉइंट ढूंढना है, ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां से सभी बिंदुओं का उपयुक्त प्रतिनिधित्व किया जा सके। इसी के अंतर्गत मान लीजिए डेटा का बिखराव मेरे पास कुछ ऐसा है। अगर डेटा का बिखराव कुछ ऐसा है तो इसका कोई ऐसा मिड पॉइंट ढूंढते हैं जो हमें क्या होता है, समान दूरी लगभग व्यक्त करे। जैसे मान लीजिए हम एक टाउन में रहते हैं और टाउन में रहने के लिए हम अपना स्टैटिक्स डेटा यूज करते हैं कि मुझे ऐसी जगह रहना है। मान लीजिए एक जगह पर मेरा ऑफिस है और ये ऑफिस जहां पर मैं वर्क करता हूँ, दूसरी जगह पर मेरे मतलब बच्चों का स्कूल है और मुझे बच्चों को स्कूल भी मॉर्निंग में छोड़ना है, मुझे ऑफिस भी ज्वाइन करना है, मुझे ऑफिस भी लीव करना है, मुझे बच्चों को भी लेने जाना है। तो मुझे रेंट में कमरा या मकान वहां पर बनाना चाहिए ताकि एवरेज डिस्टेंस दोनों तरफ की समान। ठीक है, यहाँ पर मेरा हाउस होना चाहिए। तो हमारे पास समांतर माध्य के अंतर्गत हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत इसका अध्ययन कर रहे हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब केंद्रीय का मतलब होता है सेंट्रल, अर्थात हमको औसत या सेंट्रल पॉइंट सर्च करना होगा। अर्थात ये बिखरे हुए डेटा के मध्य कौन सा ऐसा पॉइंट है जो केंद्रीय या सेंटर पॉइंट को डिनोट कर रहा है, उसको हमको सर्च करना है। इसके अंतर्गत अगर आपका डेटा का बिखराव कुछ ऐसा भी हो सकता है तो इस प्रकार के डेटा के बिखराव में भी कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो सेंट्रल पॉइंट होगा जिसकी औसत दूरी लगभग बराबर होगी। तो हम जब बात करते हैं समांतर माध्य के अंतर्गत, तो समांतर माध्य एक प्रकार से औसत माध्य है। ठीक है, औसत माध्य है जो हमको सेंट्रल पॉइंट सर्च करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो बीच की दूरी यानी सेंट्रल पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिससे सभी श्रेणी या डेटा का बिखराव समान हो, समांतर माध्य कहलाएगा। जैसे मेरे पास कोई डेटा का बिखराव है, मान लीजिए 1 से लेकर के 100 तक का बिखराव है मेरे पास, तो हम क्या कहेंगे कि इसके बीच का पॉइंट क्या होगा, 50 होगा। ये समांतर माध्य होगा, औसत माध्य होगा। अर्थात 1 से लेकर के 100 तक के डेटा का बिखराव का जो मध्य बिंदु है वो 50 होगा, हमें पता है। तो इस प्रकार समांतर माध्य एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग औसत की गणना करते हैं। इसके साथ ही साथ समांतर माध्य जब भी गणना की जाती है वो 3 प्रकार की हमारे पास श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी होती है साधारण श्रेणी, दूसरी श्रेणी हमारे पास होती है विच्छिन्न श्रेणी और तीसरी श्रेणी हमारे पास होती है अविच्छिन्न श्रेणी। आप याद रखिएगा, जब भी मैं आपको इसमें 5 टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक पहला पढ़ाऊंगा समांतर माध्य, दूसरा पढ़ाऊंगा माध्यिका, तीसरा पढ़ाऊंगा मूल क्या कहते हैं आपका मोड जिसको कहते हैं आप बहुलक, फिर चौथा पॉइंट आपका है गुणोत्तर माध्य और फिर आपका हरात्मक माध्य। ये सारे माध्य, अब आप पूछोगे जब समांतर माध्य से हमको औसत की गणना हो जाती है तो अन्य माध्य की क्या आवश्यकता है। तो हम आपको फ्यूचर में ये भी बताएंगे कि नेचर ऑफ द डेटा चेंज होता है तो वहां पर हमारा जो कैलकुलेटिंग मेथड है सेंट्रल यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को ढूंढने का तरीका होता है वो क्यों बदल जाता है। माध्यिका के साथ हमने माध्यिका के फार्मूला की आवश्यकता क्यों पड़ी, मोड फार्मूला की आवश्यकता क्यों पड़ी, इनका एक विशेष उद्देश्य होता है। तो ये सारे उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए हम लोग अध्ययन करेंगे
फ्यूचर में। आज हमारा पास टॉपिक है साधारण श्रेणी। साधारण श्रेणी, विच्छिन्न श्रेणी, अविच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत आज हम कैलकुलेट करेंगे समांतर मॉड। तो सबसे पहले हम देखते हैं साधारण श्रेणी क्या है। सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है क्या है साधारण श्रेणी। साधारण श्रेणी, जिसे इंडिविजुअल सीरीज आप इंग्लिश में बोलते हैं, ये एक प्रकार की सिंपल श्रेणी होती है जिसमें केवल एक इंफॉर्मेशन आपके पास दी होती है, अन्य इंफॉर्मेशन मोस्टली नहीं दी होती है। अधिकतर आपके पास एक ही इंफॉर्मेशन दी होती है। जैसे मेरी क्लास है और मेरे क्लास में स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट है, सी स्टूडेंट है, डी स्टूडेंट है एंड ई स्टूडेंट है मेरी क्लास। ए ने जो मार्क्स गेन किए हैं, वो कोई टेस्ट मैंने लिया 10 मार्क्स गेन किए, बी ने 15 मार्क्स गेन किए, सी ने 18 मार्क्स गेन किए, डी ने 19 मार्क्स गेन किए और ई ने 9 मार्क्स गेन किए। ठीक है, मेरे पास इन स्टूडेंट्स का एक ही डेटा दिया है, वो दिया है टेस्ट मार्क्स 10, 15, 18, 19, 9। तो इस प्रकार की श्रेणी में केवल आपको x की वैल्यू मिलेगी, अन्य वैल्यूज नहीं मिलती। जैसे आप एक काम करते, आपको डेटा मिल सकता है एज का। मान लीजिए आपके मोहल्ले में या कॉलोनीज में जो लोग पुरुष या महिलाएं रहती, उनकी एज आप निकाल सकते हैं। एज एक प्रकार का डेटा हो सकता है, जैसे किसी की 57 है, किसी का 60 है, किसी का 45 है। तो एक ही इंफॉर्मेशन आपको कुछ सिंपल इंफॉर्मेशन दी होती है, दैट इज कॉल्ड साधारण श्रेणी या इंडिविजुअल। उसी प्रकार जैसे मार्केट में कुछ सब्जियों के प्राइस दिए हुए हैं, 10 रुपये केजी मान लीजिए कोई सब्जी है, कोई 8 रुपये केजी है, कोई आपका 12 रुपये केजी है, सपोज दैट। तो इस प्रकार का ये जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये साधारण श्रेणी के अंतर्गत होता है। आप अगर ऊपरी तौर पर समझे तो इसमें केवल x की वैल्यू दी होती है, अन्य वैल्यू यानी f या अदर वैल्यू नहीं होती। आप ये क्लियर कर लीजिएगा, केवल आपको सिंपल इंफॉर्मेशन इसके अंतर्गत दी जाती है। दूसरी श्रेणी की अगर मैं चर्चा करता हूं, विच्छिन्न श्रेणी, जिसको डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं, इसके अंतर्गत मोस्टली मुझे दो प्रकार की इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। पहली इंफॉर्मेशन मुझे x प्राप्त होती है और दूसरी इंफॉर्मेशन मुझे f प्राप्त होती है। ठीक है, अधिकतर मेरे पास दो इंफॉर्मेशन होती है, x और f, उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। जैसे मेरी क्लास में 10 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट थे? 2 स्टूडेंट थे। फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 2, यानी 10 नंबर पाने वाले कितने थे? 2 स्टूडेंट। 20 नंबर पाने वाले मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट थे? 3 स्टूडेंट थे। 30 मार्क्स पाने वाले मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट थे? 4 थे। 40 मार्क्स पाने वाले मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट थे? 2 स्टूडेंट थे। 50 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट थे मेरे क्लास में? 1 स्टूडेंट था। और 60 मार्क्स पाने वाले मेरे स्टूडेंट में कितने स्टूडेंट थे? 0। विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत मुझे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास होती है। आप ये समझिए ऊपरी तौर पर, इसके अंतर्गत मुझे आवृत्तियां ज्ञात होती हैं, यानी x और f इसके अंतर्गत दिया होता है मोस्टली। और अभी मैंने साधारण श्रेणी की बात की, इसके पूर्व जब मैंने पढ़ाया तो उसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है, ओनली मुझे x की इंफॉर्मेशन होती है, f की इंफॉर्मेशन नहीं। तीसरी श्रेणी होती है जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड अविच्छिन्न श्रेणी, जिसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस श्रेणी। इसके अंतर्गत मुझे क्लास इंटरवल दिया होता है एंड फ्रीक्वेंसीज दी होती है। अर्थात इसके अंतर्गत, अविच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत, मुझे x की जानकारी नहीं होती है, x मुझे फाइंड आउट करना होता है। जैसे 0 से 10 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 3 है। 10 से 20 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 4 है। 20 से 30 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 5 है। 30 से 40 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 4 है। 40 से
40 से 50 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट है? 2 हैं। 50 से 60 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 1 है। और 60 से 70 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? आपके पास 0। तो इस प्रकार अगर आपके पास कोई डेटा का बिखराव मिलता है तो उस श्रेणी को अविच्छिन्न श्रेणी कहते हैं, और इसके मिड वैल्यू को, यानी क्लास इंटरवल के मिड वैल्यू के द्वारा आप इनका मिड वैल्यू, जिसको कहते हैं मिड वैल्यू के द्वारा आप एक्स की गणना कर सकते हैं। अर्थात अविच्छिन्न श्रेणी को सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होगा विच्छिन्न श्रेणी में, तब आप समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। क्लियर है? तो अर्थात आपको अविच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत केवल क्लास इंटरवल दिया होता है एंड आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है। अब चलिए बेसिक क्लियर करते हैं फिर से कि जो आपके पास श्रेणी है, अभी मैंने डिस्कस किया, पहली मैंने श्रेणी डिस्कस किया समांतर श्रेणी के अंतर्गत। समांतर माध्यम के अंतर्गत पहली श्रेणी थी आपकी साधारण श्रेणी, और साधारण श्रेणी के अंतर्गत आपने कहा कि बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है, ओनली मेरे पास एक्स की इंफॉर्मेशन होती है, अदर कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं होती है। दूसरी श्रेणी मेरे पास होती है विच्छिन्न श्रेणी, और विच्छिन्न श्रेणी को मेरे पास इसमें 2 इंफॉर्मेशन होती है, आई हैव एक्स एंड F2 इंफॉर्मेशन मेरे पास होती है। ठीक है? एंड थर्ड मेरे पास है, मेरे पास 2 प्रकार का होता है, अविच्छिन्न श्रेणी, और अविच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत मेरे पास क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज दी होती है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप माइक अपना। तो मेरे पास अब आप देखिएगा एक्स एंड मेरे पास साधारण श्रेणी, आप अपने ब्रेन में पूरी तरह से फिट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरी स्टैटिक्स में इन्हीं श्रेणियों से जूझना है, इन्हीं श्रेणियों से आपको मिलना है। साधारण श्रेणी जिसमें केवल एक्स की वैल्यू दी होती है, विच्छिन्न श्रेणी जिसके अंतर्गत एक्स एंड एफ दिया होता है, और अविच्छिन्न श्रेणी जिसके अंतर्गत क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज दी होती है। और इसको क्लास इंटरवल के माध्यम से हम एक्स फाइंड आउट करते हैं, और इस श्रेणी को, अविच्छिन्न श्रेणी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं विच्छिन्न श्रेणी में और समांतर माध्य निकाल लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार मेरे पास 3 प्रकार का जो डेटा है, इसको हम लोग स्टैटिक्स के अंतर्गत एनालिसिस करेंगे। अब ये आपकी स्किल है कि आपके अंदर क्वालिटी होती है कि आप इस डेटा को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए। जैसे अगर मेरे पास एक रिजल्ट आ जाता है, किसी क्लास का रिजल्ट आ जाता है, और मुझे एज ए स्टैटिस्टिशियन बैठा दिया जाता है कि सर आप इसकी गणना करके दिखा दीजिए, तो मैं, अगर मेरे पास डेटा का बिखराव है, और डेटा का बिखराव जैसे 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 9 मार्क्स, 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, ऐसे करके डेटा का बिखराव, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि अगर ये डेटा का साइज छोटा है तो मैं साधारण श्रेणी यूज करके लगा दूंगा। लेकिन अगर देखूंगा कि 10 का रिपीटेशन कई बार हुआ है, 8 का रिपीटेशन कई बार हुआ है, तो मैं इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लूंगा। एक्स यानी 8 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट है, तो देखो साधारण श्रेणी के अंतर्गत आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख लोगे, लेकिन अगर आप इसको विच्छिन्न श्रेणी में कन्वर्ट करोगे तो मैं तुरंत एक्स कर दूंगा, एफ कर दूंगा। एक्स के अंतर्गत पहले रखूंगा 7 नंबर वाले पाने वाले कितना स्टूडेंट है, 7 नंबर पाने वाला केवल 1 स्टूडेंट है, तो मैं फ्रीक्वेंसीज में लिखूंगा 1। फिर 8 नंबर पाने वाले कितना स्टूडेंट है, 1 2 और ये 3 है, 3 स्टूडेंट है, तो 8 नंबर पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 3। और फिर इसके बाद 9 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट है, 9 पाने वाला 1 स्टूडेंट है। फिर 10 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है। तो देखिए, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं डेटा को कैसे कन्वर्ट कर लूं, कैसे हैंडल कर लूं। ये आप पे डिपेंड करता कि
आपको गिवन डेटा रॉ डेटा कहलाता, कच्चा डेटा कहलाता, रॉ डेटा। आपको देखिए स्टैटिस्टिशियन आपके घर में आते हैं सर्वे करने, ये डेटा लेकर के जाते हैं। स्टैटिस्टिशियन अपने सुविधा के अनुसार उसको कन्वर्ट करता है, किसमें? साधारण श्रेणी में, उसको कन्वर्ट करता है विच्छिन्न श्रेणी में, उसको कन्वर्ट करता है अविच्छिन्न श्रेणी में, जिसके कारण बड़ी बड़ी गणनाओं को हम कम समय में संपादित कर सके, इसलिए इनको ऐसा क्लासिफिकेशन किया गया। तो आपको ये घबराने की आवश्यकता नहीं है कि विच्छिन्न अविच्छिन्न कहां से आएंगी श्रेणियां। इट विल बी डिपेंड अपॉन योर स्किल, ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने अभी इस डेटा को, ये छोटा सा डेटा है, आप मोस्टली लोग जब आप टीचिंग में आए हो तो कहीं ना कहीं आप टीचिंग किए होंगे, आपको बच्चों को मार्क्स दिए होंगे, आप अपने घर में बच्चों को मार्क्स दिए होंगे, टेस्ट किए होंगे, तो उनको आप जब नंबर दिए होगे तो उस नंबर के बेस पे अगर आपसे समांतर माध्य गणना की जाए तो आप तुरंत इस डेटा को, अगर आपके पास 2-3 बच्चे हैं तो ऑटोमेटिक आप साधारण श्रेणी लगाओगे। 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने 10 नंबर पाया, दूसरे ने 8 पाया, तीसरे ने 9 पाया, आप कहोगे सर सिंपली क्यों ना मैं इसको साधारण श्रेणी से, वेरी गुड, साधारण श्रेणी आप यूज करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरे मोहल्ले को पढ़ा रहे हो और वो नंबर कुछ ऐसा सीरीज में मिल जाए, ये सीरीज में मिल जाए, तो आपको निश्चित रूप से विच्छिन्न श्रेणी आपको अपनाना पड़ेगा। अब डायरेक्ट अपनाओगे परेशान हो जाओगे। और तीसरा अविच्छिन्न श्रेणी हो जाता, कभी कभी डेटा का आकार आपसे कह दिया जाए पूरे दिल्ली के बच्चों का डेटा कलेक्ट करिए, अब पूरे एज निकालिए, तो आपको क्लास इंटरवल मेथड ही अपनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर के 5 ईयर के बच्चे लगभग लाख या करोड़ में, ठीक है। 5 से 10 साल के बच्चे, उनकी फ्रीक्वेंसीज भी लाख या करोड़ में होगी। तो बहुत बड़े डेटा को हैंडल करने के लिए अविच्छिन्न श्रेणी मेथड अपनाया जाता है, ठीक है। चलो एक बात तो एक क्लियर हो गई कि अब हम डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं स्वयं से। अगर मेरे पास सिंपल इंफॉर्मेशन है तो मैं साधारण श्रेणी का प्रयोग करूंगा। मैंने बाजार गया, बाजार जाने के बाद कुछ सब्जियों का रेट पूछा, यानी ये इस सब्जी का, कुछ सब्जियों का रेट पूछा, यानी इसको हम साधारण श्रेणी के अंतर्गत रह सकते हैं। लेकिन अगर आप एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, आप कई सब्जी लाते हैं, आपका एक छोटा सा मिनी ट्रक आता है, तो आप विच्छिन्न श्रेणी का प्रयोग करके उसका प्राइस या एवरेज कैलकुलेट करेंगे। बट अगर आप एक मंडी में काम करते हैं, पूरी मंडी को आप एज ए अकाउंटेंट हैंडल करते हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पर अविच्छिन्न श्रेणी को हमको यूज करना चाहिए, ताकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन को हम तुरंत हैंडल कर सके, ठीक है। तो अब मैं एक बार जस्ट रिवीजन कर देता हूं। साधारण श्रेणी वो श्रेणी होती है, समांतर माध्य गणना करने के लिए 3 प्रकार की श्रेणियों से आपको मिलना पड़ेगा। पहला आपका साधारण श्रेणी। साधारण श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसके अंतर्गत केवल सिंपल इंफॉर्मेशन दी होती है, जिसको हम लोग एक्स कहते हैं। विच्छिन्न श्रेणी वो श्रेणी होती है, दूसरा पॉइंट, जिसके अंतर्गत मुझे एक्स और उनकी आवृत्ति दी होती है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, यानी 2 इंफॉर्मेशन मेरे पास होती है। और थर्ड है मेरे पास अविच्छिन्न श्रेणी, जिसके अंतर्गत क्लास इंटरवल दिया होता है। 0 से 10 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट है, 10 से 20 मार्क्स पाने वाले 4 स्टूडेंट है। इस प्रकार एक प्रकार का इंटरवल दिया हो जाता है, ठीक है। अधिकतर बहुत बड़े डेटा को हैंडल करने के लिए अविच्छिन्न श्रेणी का प्रयोग किया जाता है। मॉडरेट डेटा को, नॉर्मल डेटा को कैलकुलेट करने के लिए विच्छिन्न श्रेणी का यूज करेंगे। और सिंपल साधारण श्रेणी आप फैमिली का मंथली इनकम को साल भर का कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अपने यहाँ बीमारी पे कितना पैसा खर्च हो रहा साधारण श्रेणी के अंतर्गत आप उसको भी निकाल सकते हैं। तो सच्चाई, चलिए अब मैंने श्रेणी पहले सीखा, श्रेणी क्या होती है। अगर आपको श्रेणी नहीं, डेटा समझना जरूरी होता है कि डेटा क्या होता है, मैंने डेटा समझा है। अब साधारण श्रेणी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको साधारण श्रेणी का फार्मूला है एक्स बार, याद रखना ये ऊपर बार लगता है, इसका मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। मतलब जो आपके पास इंफॉर्मेशन हो उस इंफॉर्मेशन को आप ऐड कर दो। सिग्मा एक्स का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना। जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन हो उसको आप ऐड कर दो। ऐड करने के बाद
जितने नंबर्स हो उससे डिवाइड कर दो, आपको अर्थमेटिक मीन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है? अर्थात सिग्मा, फिर से मैं और इसको सिग्मा एक्स का मतलब एक डेटा आपका x1 है प्लस एक डेटा आपको x2 है प्लस आपका एक डेटा x3 है प्लस आपका डॉट 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 xn है, ठीक है, अपॉन n। जैसे मेरे पास मेरे क्लास में ए ने पाया 10 नंबर, मेरी क्लास है और मैं एक टेस्ट लिया। ए स्टूडेंट ने, ये स्टूडेंट है, आप यहाँ नेम भी कर सकते हो। ए स्टूडेंट ने पाया 10 मार्क्स, बी ने पाया कितना 20 मार्क्स, सी ने पाया आपका 10 मार्क्स, डी ने पाया आपका 15 मार्क्स और ई ने पाया आपका 25 मार्क्स। ये मेरी क्लास है और उस क्लास के स्टूडेंटों का एक टेस्ट में परफॉर्मेंस है। ए 10 मार्क्स, बी 20 मार्क्स, सी 10 मार्क्स, डी 15 मार्क्स एंड ई 25 मार्क्स। अब आप इसको ऐड कर दो, जोड़ दो, तो हमको मिल जाएगी सिग्मा एक्स की वैल्यू। ऐड करने पे कितना आ जाएगा 10, 20, 30, 40 और 40 के बाद आपके पास ये भी 40 यानी 80 कुछ आएगा। क्लियर है? अब आपके पास स्टूडेंट कितना है 1, 2, 3, 4, 5 यानी n का वैल्यू कितना है 5। अब एक काम करो, फार्मूले में रख दो, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 80/5। अब आप इसको डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, 3 5 6 जा 30। आपके पास अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी आ गई 16। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? साधारण श्रेणी के अंतर्गत जो आपको श्रेणी दी गई है, एक्स की वैल्यू जो दी गई है, उसको सबको ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए। स्टूडेंट्स, एज, कुछ भी हो सकता है, फ्रूट्स ने, जो भी हो सकता है। चलिए दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एक एग्जांपल मैं सेकंड लेता हूं। मेरी क्लास, एक और मैंने क्लास है, उसमें मैंने टेस्ट लिया और उसमें मार्क्स मिले। पहले ए को 10 मार्क्स, बी को 20 मार्क्स, सी को 15 मार्क्स, डी को 10 मार्क्स, ई को 8 मार्क्स, एफ को 9 मार्क्स और जी को 10 मार्क्स। ठीक है, यानी मार्क्स है अर्थात ये एक्स की वैल्यू। फार्मूला क्या कहता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। चलो इनको सबको ऐड कर लेते हैं। जब इन सबको ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद सिग्मा एक्स इक्वल टू 82। इनको ऐड आप करे हुए तो 82। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 7। चलिए डिवाइड कर दीजिए, तो x बार या अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू आपका 82 अपॉन 7। दस इट विल बी कितना हो जाएगा। अब किसी का एक फिर से माइक ऑन हो गया है, प्लीज थोड़ा देख लीजिए। हाँ, अब इसको आप डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद कितना हो जाएगा, आपको डिवाइड करने के बाद 11.7 11.71। आप इसको जब डिवाइड करें तो अर्थात औसत जो माध्य है यानी समांतर माध्य है, ये उसका आंसर होगा। आप साधारण श्रेणी सीख गए कि साधारण श्रेणी का समांतर माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं। अब मेरे पास आता है दूसरा विच्छिन्न श्रेणी। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, अर्थात अब मेरे पास डेटा थोड़ा ज्यादा है। विच्छिन्न श्रेणी वो श्रेणी होती है, अभी मैंने आपको डिस्कस किया आपके साथ, कौन सी श्रेणी होती है, जिसमें एक्स एंड एफ दिया होता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ या सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन भी कहते हैं। ये आपको दिया है, ये आपको फार्मूला यूज करना।
इस फार्मूले को यूज करने से आप विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। जैसे x एंड f गिवन है, मान लीजिए मेरे पास आप एक डेटा ले लेते हैं। हाँ, तो मान लीजिए मैंने एक 10 नंबर का टेस्ट लिया जिसमें 2 नंबर पाने वाले 2 स्टूडेंट, आवृत्ति कितनी थी? 2 थी। उसी प्रकार आपके पास 3 नंबर पाने वाले, x क्या है? मार्क्स है। x आपका क्या है? मार्क्स है। तो x मार्क्स है, तो इस प्रकार आपका स्पीकर किसी का ऑन है, थोड़ा उसको आप स्विच ऑफ करिए, वॉइस आ रही है। तो x आपका मार्क्स है, f नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है, ठीक है। 2 नंबर पाने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, 3 नंबर पाने वाले 4 स्टूडेंट हैं, 4 नंबर पाने वाले 5 स्टूडेंट हैं, 5 नंबर पाने वाला 1 स्टूडेंट है और 6 नंबर पाने वाला भी 1 स्टूडेंट है। मैंने 10 मार्क्स का एक टेस्ट लिया और टेस्ट लगने के बाद मुझे कुछ ऐसा डेटा प्राप्त हुआ। ओके, तो इस प्रकार मुझे कुछ ऐसा डेटा मिलता है और इस डेटा को जब आप हैंडल करोगे, कैसे हैंडल करोगे, ये आपको समझ में आ गया कि आपके पास मार्क्स इज गिवन एंड आपके पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो इस प्रकार के डेटा को हैंडल करने के लिए आप f और x को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक नई टेबल बना लीजिए, f इंटू f, नई टेबल बन जाए। ठीक है, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, अब 5 1 जा 5 एंड 6 1 जा 6। आप इसको मल्टीप्लाई करना, इन दोनों डेटा को आपस में, यानी मार्क्स और उनकी आवृत्तियों को आपस में गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद कुछ आपको ये टेबल मिल जाएगी। इस टेबल को आप जोड़ लीजिए, ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 6 6 12, 12 5 17, 7 1 2 3 4, आपको 47 आंसर। मतलब आंसर नहीं, अभी ये इसका यानी सिग्मा एफएक्स का मान आपको आया 47। सिग्मा एफएक्स की वैल्यू कितनी आई? 47। क्लियर है? अब आप आवृत्ति को जोड़ लीजिए, ये आवृत्ति वाला पोर्शन, इसको आप ऐड कर लीजिए। चलिए 2 4 6 7 8 8 13, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा एफ। ठीक है, तो आपके पास फार्मूला क्या होगा? x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मतलब 47 अपॉन 13। अगर आप 47 को 13 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे x बार का आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत आपको x गिवन होता है, f गिवन होता है, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, एक नई टेबल आती है, उस टेबल को ऐड कर लिया जाता है और फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने के बाद उससे डिवाइड कर देते हैं, आपको समांतर माध्य विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त हो जाता है। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। आप इसको फिर से केयरफुली देखिएगा। एक फिर से मार्क्स है मेरे पास, एक मैंने क्लास टेस्ट लिया, उसमें मार्क्स दिए गए और ये आवृत्ति है, स्टूडेंट की आवृत्ति, स्टूडेंट की संख्या आवृत्ति है। 10 नंबर पाने वाले मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट है? 2 स्टूडेंट है। 20 मार्क्स पाने वाले मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 20 मार्क्स मेरे क्लास में पाने वाले कितने स्टूडेंट है? 3 स्टूडेंट है। 30 मार्क्स मेरे क्लास में पाने वाले कितने स्टूडेंट है? 5 स्टूडेंट है। 40 मार्क्स मेरे क्लास में पाने वाले कितने स्टूडेंट है? 4 स्टूडेंट है। 50 मार्क्स पाने वाले मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट है? 3 स्टूडेंट है। 60 मार्क्स मेरे क्लास में पाने वाले कितने स्टूडेंट है? 2 स्टूडेंट है।
एंड 70 मार्क्स पाने वाले मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट है? दैट इज 1। ये मेरे पास एक्स एंड एफ की इंफॉर्मेशन दी गई है, अर्थात ये मेरे पास कौन सी श्रेणी है? विच्छिन्न श्रेणी। विच्छिन्न श्रेणी का फार्मूला होता, तुरंत आपको दिमाग में विच्छिन्न श्रेणी का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये आप फार्मूला याद रखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसको देखा करिए, एफ एक्स यानी एक ये टेबल आपको बनेगी एफ एक्स की, और इसको जो ऐड करेंगे, ऐड करने पर यानी ये टेबल को अगर हम ऐड करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और देखो एफ सिग्मा एफ दिया है, तो यानी ये एफ तो ऑलरेडी मुझे दिया है, इसको ऐड कर देंगे तो हमें सिग्मा एफ की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए मल्टीप्लाई करो, 10 2 जा 20, 23 जा 60, 35 जा 150, 44 जा 160, 53 जा 150, 120 एंड 70। क्लियर है? यानी इन सबको मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 20, 60, 150, 160, 150, 120 एंड 70 प्राप्त हुआ। अब आप इसको ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स मिल जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेटर के हेल्प से अभी तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। वैसे ग्रेजुएशन के बच्चों को अलाउ किया गया, गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, बट एग्जाम्स में अलाउ नहीं करते, तो आपको ये थोड़ा सा आपको ऐड करना पड़ेगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 730, और जब फ्रीक्वेंसीज इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा का मतलब ही होता है ऐड करना, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। सिग्मा इक्वल टू ऐड करना, सिग्मा ऐड करना, जहां पे सिग्मा लगे मतलब कि इसको ऐड करना, ये टेबल एफ एक्स की टेबल को ऐड करना है, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। तो इसको जब मैंने ऐड किया तो मिला मुझे कितना? 20। चलिए मेरे पास दोनों बेसिक्स इंफॉर्मेशन आ गई, बेसिक्स इंफॉर्मेशन आ गई। अब मैं क्या करता हूं, इसमें रख देता हूं। तो एक्स बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 730 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल। अब एक्स बार इज इक्वल टू 2 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 36.5। ये मेरा आंसर होगा। अर्थात मैंने विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत ये समांतर माध्य की मैंने गणना कर ली। क्लियर है? चलिए अब मेरे पास अगला आता है अविच्छिन्न श्रेणी। अविच्छिन्न श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज दी होती है, आवृत्तियां दी होती है, अर्थात इसमें एक्स नहीं होता है, इसमें एक्स नहीं होता है, और एक्स का बेसिक रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, बट यहाँ पे एक्स नहीं होता है। तो सबसे पहले अविच्छिन्न श्रेणी को कन्वर्ट करना होगा विच्छिन्न श्रेणी में, और विच्छिन्न श्रेणी का ही फार्मूला इसमें लगाना होगा। क्लियर हुआ? विच्छिन्न श्रेणी को सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? अविच्छिन्न को कन्वर्ट करना पड़ेगा विच्छिन्न में, और विच्छिन्न श्रेणी जिसके पूर्व हमने लगाया फार्मूला, ये फार्मूला आपको ये फार्मूला लगा देना। मतलब विच्छिन्न अविच्छिन्न में कोई बेसिक फार्मूले में कोई अंतर नहीं है, बट श्रेणी का अंतर है, डेटा का नेचर का अंतर है। उस डेटा के नेचर को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्लास इंटरवल और दूसरा हमारे पास आवृत्ति होती है। क्लास इंटरवल की आधार पे हम एक्स की गणना करते हैं, एक्स की गणना करने के लिए जैसे क्लास इंटरवल आपके पास दिया है 0 से 10, क्लास इंटरवल कितना दिया है? 0 से 10, 10 से 20। तो एक्स की गणना करने के लिए आपको कुछ मत नहीं करना, आप एक काम करना, क्लास इंटरवल का ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू है, दिस इज मिनी वैल्यू, और ये आपकी 10 वैल्यू क्या है? मैक्स वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। इसमें 10 मिनिमम वैल्यू, 20 मैक्सिमम वैल्यू। तो एक काम करो, मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू को जोड़ दो और उसको 2 से भाग दो।
तो आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। चलो, तो x निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 0 है, प्लस 10/2 10, इट विल बी 10/2 10, इट विल बी 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो आप क्लास इंटरवल के आधार पर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो आपको x की वैल्यूज मिलती चली जाएगी। अब दूसरे के लिए 10 मिनिमम वैल्यू, 20 मैक्सिमम वैल्यू, दोनों को ऐड करिए, 30 को 2 से डिवाइड करिए 15, यानी दूसरा नंबर x का क्या आ जाएगा, पहला 5, दूसरा कितना आया 15। इस तरह करके अगर आपके पास अविच्छिन्न श्रेणी दी हुई है तो इस अविच्छिन्न श्रेणी के आधार पर आप विच्छिन्न श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं और उस विच्छिन्न श्रेणी से आप समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये मेरे पास एक क्लास है, क्लास का फिर से मैंने रिजल्ट वही डेटा है, मेरे पास क्लास इंटरवल दिया है, यहाँ पर ये क्लास इंटरवल है और ये उसकी आवृत्ति है। ठीक है, 0 से 4 नंबर पाने वाले मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट। 4 से 8 मार्क्स पाने वाले मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट। 8 से लेकर के 12 नंबर के बीच पाने वाले कितने स्टूडेंट है मेरे पास, 5 स्टूडेंट है। 12 से लेकर के 16 मार्क्स पाने वाले मेरे पास कितने स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट है। 16 से 20 मार्क्स पाने वाले मेरे पास कितने स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है। 20 से लेकर के 24 मार्क्स पाने वाले मेरे पास कितने स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है। और 24 से लेकर के 28 मार्क्स पाने वाले मेरे पास कितने स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है। तो आपके पास क्लास इंटरवल और आवृत्ति दी हुई है, बात क्लियर है, ये श्रेणी अविच्छिन्न श्रेणी है। ठीक है, तो इसका समांतर माध्य निकालना है तो क्लास इंटरवल के आधार पर अगर मैंने x फाइंड आउट कर दिया, x मुझे मिल जाएगा, तो x और f अगर मेरे पास मिल जाएगा, ये श्रेणी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, विच्छिन्न में कन्वर्ट हो जाएगी। और मैं उसके आधार पर विच्छिन्न श्रेणी मुझे कैलकुलेट करना आता है, मैं विच्छिन्न श्रेणी के आधार पर मैं समांतर माध्य की गणना कर सकता हूँ। तो चलिए x की वैल्यू निकालना क्लास इंटरवल हेल्प से। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 4, दोनों को जोड़ दो 4, 2 से भाग दे दो 2। मिनिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम वैल्यू 8, 8 4 12, 12 को 2 से भाग दो 6। मिनिमम वैल्यू 8, मैक्सिमम वैल्यू 12, दोनों को जोड़ो 20, 2 से भाग दो 10। मिनिमम वैल्यू 12, मैक्सिमम वैल्यू 16, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 28, और 28 को अगर 2 से भाग देंगे तो आएगा 14। ठीक है, दोनों को 16 मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 20, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36, और 2 से भाग देंगे, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18। मिनिमम वैल्यू 20, मैक्सिमम वैल्यू 24, आपका आ गया 44। 44 जब दोनों को ऐड करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम को 2 से भाग देंगे 22। मिनिमम वैल्यू 24, मैक्सिमम वैल्यू 28, दोनों को आप ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा मिड वैल्यू 20। तो ये क्लास इंटरवल की हेल्प से मैंने x की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। चलिए अब मेरे पास x एंड f गिवन है, x एंड f गिवन है। चलिए अब इसके आधार पर मैं f इंटू एक्स की टेबल निकाल लेता हूं। f इंटू एक्स की टेबल मुझे मिल जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 18, 10 5 जा 50, 14 मल्टीप्लाई बाई 6 84, 18 मल्टीप्लाई बाई 4 72, 22 मल्टीप्लाई बाई 3 66,
26 मल्टीप्लाई बाई 2 15। ये लो। अब मेरा फार्मूला समांतर माध्य का लगेगा, समांतर माध्य विच्छिन्न श्रेणी का लगेगा। तो x बार यानी अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा f इंटू x अपॉन सिग्मा f। ये फार्मूला लगा दो। चलो अब इसको आप ऐड कर लो, इसको पूरे को ऐड कर लो। तो ये ऐड करने पे सिग्मा f इंटू एक्स की वैल्यूज निकल आएगी। अब कितनी आएगी, जब इसको मैं पूरे को इसको ऐड करूंगा तो ऐड करने के बाद इसको वैल्यूज आएगी 3, 4, 6। और इसको आप ऐड कर लीजिए। तो ये इसको ऐड करने के बाद सिग्मा एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 25। चलो वैल्यूज पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 346 अपॉन 25। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा आंसर 13.84। जब आप इसको डिवाइड करेंगे दिस विल बी आंसर। ये आपका हुआ अविच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य। अर्थात अविच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य की गणना आप इस प्रकार से कर सकते हो। अब हमारे पास ये मैंने आपको तीनों श्रेणी बताई। अब ये तीनों श्रेणी बताने के परिणाम स्वरूप